पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्राफ के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से चलती है तो उसके द्वारा समय t में तय की गई दूरी s उसके वेगों, दो तरह के वेग होते हैं उसके। एक तो प्रारंभिक वेग जिसको कि u से दर्शाते हैं, तथा अंतिम वेग जिसे v से दर्शाते हैं। उसके वेगों तथा गति के दौरान उसके त्वरण a में संबंधों को गणितीय समीकरणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, इन्हीं समीकरणों को गति के समीकरण कहते हैं। है ना। मतलब कि कोई वस्तु अगर एक समान त्वरण से चल रही है तो हम लोग अगर t समय बाद पता करेंगे तो उसका कुछ और वेग रहेगा, और जब चलना शुरू की है तो उसका कुछ और वेग रहेगा। जब चलना शुरू की है उस समय जो वेग था उसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, उसको हम लोग u से प्रदर्शित करते हैं। और जब t समय बाद हम लोग देखते हैं उसका वेग तो उसको v से प्रदर्शित करते हैं और उसको अंतिम वेग कहते हैं, है ना। इस समय में वो कुछ दूरी चलेगी, उसको हमने s से प्रदर्शित किया। तो अगर हम चाहें तो इन सभी के बीच, मतलब कि s, t, u, v और a में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना, गणितीय संबंध। और उसी को हम लोग समीकरण कहते हैं, और उन्हीं समीकरणों को गति के समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये तीन हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला प्रथम समीकरण। तीन है तो ये प्रथम समीकरण क्या है? प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, है ना। देखो इसमें v है, u है, a है, t है, लेकिन s नहीं है। अब s कहाँ से आएगा? इसके लिए दूसरा समीकरण आया, द्वितीय समीकरण। ये दूसरा कौन सा है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दो हो गए। एक और संबंध है
तृतीय समीकरण, जिसको तीसरा समीकरण कहते हैं, तृतीय समीकरण, इसको याद रखिएगा। इन तीनों को नंबर वाइज, मतलब पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो तीसरा है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, है ना। तीन समीकरण है, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, काम आता है। अब हम लोग इसकी उपपत्ति करेंगे, है ना, मतलब इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आया कैसे, उसी को कहते हैं उपपत्ति। तो हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन ये कि जो हम लोग तरीका इस्तेमाल करेंगे वो ग्राफीय मेथड होगा, ग्राफीय विधि होगी। मतलब जो हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा, उन्हीं ग्राफों का इस्तेमाल करके हम लोग ये तीनों समीकरण निकालेंगे, है ना। तो हेडिंग है कि ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, ये हेडिंग है, मतलब ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करके हम लोग गति के समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब चलिए हम लोग हेडिंग डालते हैं पहला समीकरण, क्योंकि इस विधि से हम लोगों को गति के समीकरण निकालने हैं। तो पहला समीकरण पहले निकालते हैं। प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण की उपपत्ति, है ना, प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ खींचते हैं ऐसा, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। हम लोग मान लेते हैं ये बिंदु O होता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। ये ग्राफ जो हमको, ये एक वेग समय ग्राफ है, वेग, ये रहा वेग, और इसको हम लोग माप रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, है ना। ये है समय, जिसको हम लोग नाप रहे हैं सेकंड में, सेकंड में, ठीक है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये है ग्राफ जो कि हमको पहले से दिया गया है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। माना एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण कितना है, A से, है ना, एक समान त्वरण A से गतिमान किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वेग समय, वेग समय ग्राफ चित्रानुसार प्रदर्शित किया जाता है। हमारे पास एक ग्राफ है जो ये बता रहा है, आपको पहले से ही पता है कि एक समान त्वरण से चलेगा तो एक x अक्ष से झुकी हुई रेखा प्राप्त होगी, है ना। तो अब हम लोग इस ग्राफ की सहायता से प्रथम समीकरण निकालना है। प्रथम समीकरण क्या है, प्रथम समीकरण आप लोगों ने देखा, ये है v बराबर u प्लस AT, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, है ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा
कि जब बिंदु ए पर था तो उसका वेग कितना था, क्योंकि ये समय अक्ष है और मूल बिंदु पर समय कितना होता है, जीरो। जीरो का मतलब प्रारंभिक। तो अगर हम लोग बिंदु ए पर वेग पता कर लें तो वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। इसी तरह से वो बी तक गया है तो बी पर अगर हम लोग वेग पता कर लें तो वो होगा उसका अंतिम वेग। और उस पर जो समय होगा वो क्या बताएगा कि कितना समय लिया गया है ए से बी तक जाने में, है ना। तो अगर ये सब बातें हम लोगों को पता चल जाती हैं तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम समीकरण पता कर लेंगे कि कैसे आया है ना। तो क्या करेंगे कि बिंदु बी से वेग अक्ष तथा समय अक्ष पर लंब क्रमशः BE तथा BC हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग B से इन दोनों अक्षों पर एक एक लंब खींचेंगे। यहाँ से एक लंब मैं खींच दिया, ये वेग अक्ष है और वेग अक्ष पे मैंने क्या खींचा है, वेग अक्ष पर लंब क्रमशः BE। तो B ये बिंदु होगा E, है ना। और B से समय अक्ष पर जो लंब खींचा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ BC। ये हो गया C, ये B है तो ये होगा C। तथा बिंदु A से BC पर लंब AD खींचने पर, ये मैं खींच दिया AD, है ना। A से BC पर एक लंब खींच दिया AD खींचने पर स्पष्ट है कि क्या क्या स्पष्ट है। सबसे पहला तो OA बराबर होगा DC के, है ना, क्योंकि ये लंब इस पे है और ये इसके समांतर होगा इसका मतलब OA बराबर होगा CD के। तो OA बराबर होगा CD के। लेकिन OA कितना है देखिए, समय क्या है, मूल बिंदु पर जीरो है, मूल बिंदु पर ए पर क्या दर्शाएगा, वेग दर्शाएगा। तो समय जीरो पर ए पर है वस्तु, इसका मतलब है उसके पास कोई वेग है और उस वेग को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक वेग, क्योंकि ये वेग समय ग्राफ है ना। तो ये हो गया u के बराबर प्रारंभिक वेग है। इसको हम लोग कह देते हैं समीकरण 1। ये तो हो गया समीकरण 1। अब देखिए OE बराबर होगा CB के, होगा ना। OE बराबर होगा CB के और ये कितना होगा, बिंदु B पर पहुंचने पर अगर हम लोग लंब डाले हैं तो वो वेग अक्ष को जहाँ पे कट करेगा उसको हम लोग कहेंगे अंतिम वेग, क्योंकि ये अंतिम बिंदु है। तो अंतिम बिंदु के लिए जो वेग होगा वो अंतिम वेग होगा, कितना समय लिया है वो लिया गया समय होगा, है ना। तो OE बराबर होगा CB के और ये कितना होगा V, अंतिम वेग, है ना। ये समीकरण 2। अब ये बिंदु B पर ये C पे काटा हुआ है तो यानी कि OC किसके बराबर होगा, लिए गए समय के बराबर। तो OC बराबर होगा T के। और एक और चीज़ मिलेगी कि वेग परिवर्तन कितना हुआ, पहले कितना था, बिंदु A पर था, बाद में कहाँ पहुँचा है B पर। तो पहले कितना वेग था, U था, बाद में कितना वेग हुआ है V। तो अगर हम लोग V माइनस U पता करेंगे तो कितना आएगा, ये BD आएगा कि नहीं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं तथा BD बराबर लिख सकते हैं हम लोग
बी सी माइनस डी सी ये बराबर होगा, इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण 3। और ये बी सी माइनस डी सी ये बताएगा बी सी किसके बराबर है। देखिए यहाँ पे बी सी या सी बी एक ही चीज़ है, तो सी बी बराबर है भी बी। ये है डी सी किसके बराबर है, डी सी बराबर है यू माइनस यू। ये हो गया नंबर 4। अब यहाँ पे लिख दीजिए कि ये सब हैं क्या, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले लिखा नहीं है कहीं। तो जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, t बराबर लिया गया समय, अतः v माइनस u बराबर किसके होगा, वेग परिवर्तन के। ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमको पहले से पता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, त्वरण a बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा लिया गया समय। और देखिए ग्राफ में वेग परिवर्तन किससे दर्शाया गया है, बी डी से। तो हम लोग लिखेंगे वेग परिवर्तन को लिखेंगे बी डी बटा लिया गया समय देखिए ओ सी है ना, तो लिखेंगे ओ सी, बी डी बटा ओ सी। ओके, अतः समीकरणों 3 तथा 4 का इस्तेमाल करने पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर बी टी का मान कितना, v माइनस यू, और ओ सी का मान कितना t, अथवा v माइनस यू बराबर ए टी। तिर्यक गुणा कर देंगे, ये बटा 1 मान सकते हैं, तो क्या होगा तिर्यक गुणा करने पे ए टी बराबर v माइनस यू, तो वही मैं लिखा v माइनस यू। अब इस u को उधर भेज देते हैं, क्या होगा ये v बराबर हो जाएगा u प्लस ए टी। आ गया ये, यही प्रथम समीकरण है, है। हो गया प्रूफ। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय समीकरण की ओर। द्वितीय हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीय समीकरण की उपपत्ति, प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। ओके, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों को इस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर जादू से बना लेता हूँ। तो ये बन गया। और अब आप लोग ज़रा एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे इसको लिखिएगा मत, खाली समझ लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई आयत है, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है कि आयत अगर दिया है और उसकी भुजाओं की एक लंबाई जो है L है और चौड़ाई जो है B है,
तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के, पता है। और आपको ये भी पता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो इसका और इसके आधार की लंबाई जो है एल मान लेते हैं, और इसका लंब की लंबाई जो है इसको क्या माने, इसको डी मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, है ना। तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जाता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे लंब। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कैसे। ये तो आपको क्षेत्रफल का फार्मूला पता है। अब देखिए यहाँ पे एक आयत बन रहा है OADC, ये एक आयत है ना। तो और आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको पता है, क्या है, लंबाई ये है जो कि OC है, और OC को हम लोगों ने देखा अभी अभी कि ये T के बराबर है। ये क्या है, T के बराबर है। और OA और CD दोनों बराबर हैं किसके, U के, प्रारंभिक वेग के। इसी तरह से ये सब भी हैं। BC किसके बराबर है, लिख देते हैं, BC बराबर है V के, है ना। और BD किसके बराबर है, V माइनस U के। ये सारी बातें हमको पहले से ही पता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे और देखेंगे कि क्या मिलता है। जैसे कि हम लोग इस आयत का क्षेत्रफल निकालें OADC का, तो हम लोग लिखेंगे OADC का क्षेत्रफल, ठीक वही फार्मूला, लंबाई गुणे चौड़ाई, T इंटू यू, T गुणे U होगा ना। ये क्या है, समय गुणे चाल। आपको एक फार्मूला पता होगा, यहीं पे आप लोगों को फ़ायदा पता चलेगा कि ग्राफ बनाने का फ़ायदा क्या है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने निकाला आयत का क्षेत्रफल, ये क्या मिला हमको, समय गुणे चाल। और आप लोगों ने कल ही पढ़ा था, कल या पिछले क्लास में आप लोगों ने किसी क्लास में पढ़ा था कि चाल बराबर होता है, चाल का फार्मूला पढ़ा आप लोगों ने, चाल बराबर दूरी बटा समय। और इसको हम लोगों ने दूसरे रूप में लिखा था V बराबर S/T। यहाँ पे V की जगह पे क्या है, U है, तो हम लोग लिखते हैं U बराबर S/T हुआ। यानी कि अगर हम लोग इसका तिर्यक गुणा कर दें तो हमको पता चलेगा S बराबर U इंटू T। देखिए यहाँ पर भी U गुणे T है, यहाँ पर भी U गुणे T है। यहाँ पर क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, मिला क्या है, चाल गुणे समय। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसमें कहीं भी क्षेत्रफल निकालते हैं, ये खाली वेग समय ग्राफ के लिए है कि वेग समय ग्राफ में अगर कुछ भी क्षेत्रफल पता करते हैं तो वो हमेशा चाल गुणे समय के रूप में होगा, और उससे हमको पता चलेगा दूरी, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी कि यहाँ पे जितने भी क्षेत्रफल हम लोग पता करेंगे वो हमको किसका मान देंगे, दूरी का मान बताएंगे, ठीक। तो हम लोग इसी ग्राफ से हम लोग दूरी का मान भी पता कर सकते हैं, और वही हमको बताएगा क्या, दूसरा समीकरण। ये हमको द्वितीय समीकरण दे देगा। अब देखते हैं कैसे। माना वस्तु ने एक समान त्वरण A से T समय में यस दूरी तय की है। अतः दूरी S का मान ग्राफ AB के नीचे
घिरे क्षेत्रफल ए बी, देखिए ये है ग्राफ ए बी के नीचे कितना क्षेत्रफल गिरा है, पूरा इतना, है ना, ये यहाँ तक। यानी कि अगर इस क्षेत्रफल का मान हम लोग पता कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि उसने दूरी कितना तय किया है। अभी अभी आप लोगों ने देखा कैसे आया, है ना, यही ग्राफ का फायदा है। तो ये कितना क्षेत्रफल नीचे घेरा हुआ है, ओ ए बी सी, इतना क्षेत्रफल घेरा हुआ है ना, ओ ए बी सी नाम लिख सकते हैं। नीचे घिरे क्षेत्रफल ओ ए बी सी द्वारा ज्ञात की जाती है। अतः S बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना। इसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं। देखिए ये ओ ए बी सी है, लेकिन ये दो आकृतियों का बना हुआ है। एक तो ये समकोण त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा क्या, ये आयत ओ ए डी सी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये क्षेत्रफल इन दोनों के योग के बराबर है। तो लिखते हैं ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल प्लस ए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक, आयत ओ ए डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, ओ ए डी सी का क्षेत्रफल होगा ओ सी, मतलब भुजा ओ सी और गुणे ओ सी गुणे ओ ए, प्लस ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 1/2 आधार कितना ए डी गुणे लंब, आधार गुणे लंब बी डी हो गया। चूंकि ओ सी बराबर टी है, ओ ए बराबर यू है, ओ सी बराबर टी है, और तथा ए डी, यहाँ पर ए डी आया है ना, ए डी बराबर है ओ सी के, तो ये भी टी के बराबर हो जाएगा। चित्र में देख लीजिए, ए डी बराबर है ओ सी के और ओ सी टी के बराबर है, तो ये भी टी के बराबर हो जाएगा। और बी डी बराबर भी माइनस यू है, ये हमको पहले ही से पता है। देखिए यहाँ पे भी माइनस यू किसके बराबर है, वेग परिवर्तन के, वेग परिवर्तन किसके बराबर है, बी डी के, तो बी डी किसके बराबर हो गया, भी माइनस यू के। और यहाँ पर देखेंगे ठीक नीचे, तो भी माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बी डी बराबर है भी माइनस यू के, ये बराबर हो जाएगा ए टी के। अतः कितना आसान था, अतः S बराबर हो जाएगा, ओ सी का मान रखिए टी, ओ ए का मान रखिए यू, प्लस 1/2 ए डी का कितना मान है टी, बी डी का मान कितना है ए टी, है ना, ये गुणा है ए टी हो जाएगा। तो अथवा S बराबर टी यू को हम लोग लिख देते हैं यू टी, प्लस 1/2 तो पहले से है, टी का टी से गुणा होगा टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो ए है ही, ए टी स्क्वायर मिल गया। यही गति का द्वितीय समीकरण है। समझ में आया। अब हम लोग पहुंच गए हैं आखिरी समीकरण पे, तो लिखते हैं तृतीय
समीकरण की उपपत्ति, प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। हो गया। ये कैसे आएगा? ये सबसे आसान है। देखिए, हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे। हमको क्या पता चला है, ये और फिगर ये पहले से ही है। आप लोग चाहें तो इसको ना भी बनाएं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही प्रथम समीकरण में बना लिया है ना। तो जो एक बार फिगर बनाते हैं इसी को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरत नहीं है इसको बार बार बनाने की। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। तो चूँकि S बराबर हमको पता चला, दूरी यहाँ पे लिख देते हैं, दूरी S बराबर पता चला क्या, OABC का क्षेत्रफल। ये हमको पता चला। ये बराबर किसके आया, आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। ये दोनों मिला था हमको। और ये किसके बराबर हम लोगों ने लिखा था, OC गुणे OA प्लस 1/2 AD गुणे BD, है ना। ये हम लोगों ने पहले लिख लिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं S बराबर इतना। यहाँ पे लिखिए, अथवा S बराबर हम लोग लिख सकते हैं OC गुणे OA प्लस 1/2 OC गुणे BD। AD की जगह पे मैंने लिख दिया OC, क्यों, यहाँ पे लिख दीजिए, चूँकि OC बराबर है AD के। ये आप लोगों को पता है ना। देखिए फिगर में OC बराबर है किसके, AD के, और ये दोनों किसके बराबर हैं, T के। यहाँ पर भी लिखा गया है AD बराबर OC है और T के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे पहले ही OC लिख दिया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर भी OC, यहाँ पर भी OC, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। इसको बराबर कर दिया, OC ब्रैकेट में OC कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, OA प्लस 1/2 BD, ये बचेगा। अब देखिए, चूँकि OC बराबर T, ये किसके बराबर होगा, हम लोग करना क्या है, ये जितना भी T आया है ना, T को बदल के हमको करना है वेग में। वेग में अगर मान रख देंगे तो हमको तीसरा समीकरण मिल जाएगा, यानी कि समय इस समीकरण में नहीं दिखना चाहिए। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि समय को हटाना है। तो देखिए यहाँ पे हमको पता चला है कि OC जो है T के बराबर है। और हम लोग इस समीकरण में देखते हैं, तो अगर हम लोग तिर्यक गुणा करते हैं तो T यहाँ पे अगर भेज दिया जाए और A यहाँ पे भेज दिया जाए, तो हमको पता चलेगा कि T बराबर होगा V माइनस U बटा A आएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख देते हैं कि OC बराबर T, ये बराबर होगा V माइनस U बटा A। ये कैसे हमको पता चला, प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण से, कौन सा प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ये वाला मत लिख दीजिएगा, ये समीकरण 1 है, प्रथम नहीं, ठीक है ना। तो प्रथम समीकरण कौन सा है, वो गति का प्रथम समीकरण। तो उसी का मान पता चल गया, तथा OA बराबर हमको पहले से ही पता है U के बराबर है, और ये भी पता है कि BD बराबर है V माइनस U के। सारे मान इसमें रख दीजिए। अतः S बराबर OC का मान V माइनस U बटा A, OA का मान U, BD का मान प्लस 1/2 V माइनस U, है ना। अब देखिए इसको कोष्टक खोलते हैं, बराबर V माइनस U बटा A, U प्लस 1/2 का गुणा कर देंगे, 1/2 V माइनस 1/2 U हो गया।
u में से 1/2 u घटाएंगे तो 1/2 u आएगा। 1/2 u को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 u प्लस भी हो जाएगा। तो ये बराबर होगा b माइनस यू बटा ए, पहले से है, और इन सभी का मान आएगा, गुणे कर देते हैं, 1/2 v माइनस v प्लस यू। 1/2 भी यहाँ पे बचा कितना है, u में से 1/2 u घट गया तो 1/2 u बचा है, तो कुल मिला के कितना हो गया 1/2 v प्लस यू, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू गुणे v प्लस यू बटा 2a बटा में है तो पहले से लिख दिए। ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। a प्लस बी गुणे ए माइनस बी आप लोगों ने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैथ में, है ना। तो हम लोग इसको मत लिखिएगा, ये अलग है। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करेंगे, अथवा s बराबर ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। अब तिरिया गुणा कर दीजिए, अतः v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, अथवा आखिरी बार v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये है हमारा गति का तृतीय समीकरण। यही गति का तृतीय समीकरण है। हो गया। तो तीनों का आप लोग प्रूफ लिख लीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग कुछ सवाल करेंगे इसी समीकरण पे, है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है।